हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एचईओ यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट जो सिलेबस है उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये जो आपका नया सिलेबस आया था उस पर आधारित ये नोट्स हैं, जिसमें आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का जो जितना आपका सिलेबस है, जितने टॉपिक्स हैं, 8 सब्जेक्ट हैं इसमें, है ना। समाजशास्त्र है, इसमें आपका साइकोलॉजी वाला है ना, मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये सभी टोटल 8 जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को कंप्लीट कराया गया है इस नोट्स में। और ये आठों के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, यानी कि ये जो पूरे 8 सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस में ये आपके टॉपिक्स हैं। जीएस यानी जनरल स्टडीज़ वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो आपको इसमें कंप्लीट इसमें नहीं मिलेगा। केवल ये नोट्स जो आपका सोशल साइंस वाला है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट भी एचईओ के मिल जाएंगे। इसमें जीएस और है ना सामाजिक अध्ययन और इसके साथ ही आपका जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान वाला है, ये पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और अभी 30 जून तक ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। और इसमें साथ में करंट अफेयर्स भी एक उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और एचयू की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मंडे टू सैटरडे ये चलती हैं क्लासेस दोपहर 1 बजे। आप में से जितने भी लोग हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो एग्जाम्स देने वाले हैं एचईओ का, वे दोपहर 1 बजे वाली क्लास से ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। ये 1 बजे दोपहर में होती है। इसके अलावा जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं इनसे संबंधित भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम्स में ये आपके टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे, ये आपके रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, ध्यान रखिए इसमें इंडियन थिंकर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। सेकेंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका विज्ञापन जुलाई में जारी होने वाला है एंड इसका भी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। पूरा सिलेबस इस नोट्स में आपका कंप्लीट कराया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं किस तरह से दिए गए हैं या अन्य कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। 200 प्रश्न यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए कथन कारण दिया गया है। कथन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग में अपने आप में वर्ग से अपने लिए वर्ग में परिवर्तन स्वतः और बिना किसी बाहरी कारक के होता है। कारण वर्ग चेतना का विकास उत्पादन के संबंधों में विरोधाभास और साझा विज्ञान के अनुभव का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर कारण सही हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, कथन गलत हो जाएगा, कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन है दुर्खाइम के अनुसार आधुनिक समाजों में सावित्रीय एकता कानून के दमनकारी प्रारूप द्वारा बनी रहती है। कारण है जटिल समाजों में श्रम विभाजन अत्यधिक विशिष्ट होता है, जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? आधुनिक समाजों में सावित्रीय एकता कानून के दमनकारी प्रारूप द्वारा बनी होती है। देखिए, आधुनिक समाज में दमनकारी कानून नहीं होता है, वहाँ पर क्षतिपूरक कानून पाया जाता है। तो कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा और जो कारण है ना? आधुनिक जटिल समाजों में श्रम विभाजन अत्यधिक विशिष्ट हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। ये सही है विकल्प डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट आचार्य ने आधुनिक पूंजीवाद के उदय के लिए एकमात्र और अनिवार्य कारण के रूप में कार्य किया है। कारण है कैल्विनवाद के पूर्व नियति के सिद्धांत ने अनुयायियों को आर्थिक सफलता में अपनी मुक्ति के संकेत खोजने के लिए प्रेरित किया है। देखकर बताएं। यहाँ पर देखिए एकमात्र और अनिवार्य कारण दिया गया है। ठीक है, वेपर ने प्रोटेस्टेंट नीति को पूंजीवाद का एक प्रमुख कारण माना था, अनिवार्य कारण नहीं माना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। कथन है रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार विसंगति तब पैदा होती है जब सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच तीव्र अलगाव होता है। कारण सांस्कृतिक संरचना समाज के सभी सदस्यों पर समान रूप से सफलता के लक्ष्यों को थोपती है, लेकिन सामाजिक संरचना सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, और कारण कथन की सही व्याख्या है विकल्प ए। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन है मिशेल फूको के अनुसार आधुनिक समाज में ज्ञान और शक्ति दो अलग अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। कारण है विमर्श के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जो सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन को वैध बनाता है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। ठीक है, फूको ज्ञान और शक्ति को अलग अलग नहीं मानते थे। इन्होंने कहा था जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास पावर अपने आप आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका कथन जो होगा वो गलत हो जाएगा और कारण यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। बोडिलार्ड का तर्क है कि समकालीन उपभोक्ता समाज में हम वस्तुओं के उपयोग मूल्य के बजाय उन्हें प्रतीक चिन्ह मूल्य का उपभोग करते हैं। अति यथार्थता के इस युग में वास्तविक और आभासी के बीच अंतर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन है सामाजिक अनुसंधान में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले शोधकर्ता मुख्य रूप से मात्रात्मक पद्धतियों और सांख्यिकी पर निर्भर रहते हैं। कारण अंतरक्रियावादी यह मानते हैं कि सामाजिक यथार्थकर्ताओं द्वारा निर्मित गतिशील अर्थों की एक सतत प्रक्रिया है जिसे केवल उनके दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कारण सही है लेकिन कथन गलत है, ठीक है? यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद जो परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं, इसमें जो शोधकर्ता होते हैं, वो मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। लाइक सहभागी अवलोकन है, गहन साक्षात्कार वगैरह हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। मात्रात्मक पद्धतियों का या सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा, कारण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। ड्यूमो के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था को पश्चिमी सामाजिक स्थिरीकरण जैसे वर्ग व्यवस्था के समान ही एक आर्थिक राजनीतिक असमानता के रूप में समझा जाना चाहिए। कारण है, ड्यूमो का मानना है कि भारतीय समाज पदानुक्रम के सिद्धांत पर आधारित है जो शुद्धता और अशुद्धता के धार्मिक सांस्कृतिक विरोध द्वारा संचालित होता है। देखकर बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय जाति व्यवस्था को पश्चिमी सामाजिक स्थिरीकरण जैसे वर्ग व्यवस्था के समान ही एक आर्थिक राजनीतिक असमानता के रूप में समझा जाना चाहिए, ये कथन कह रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है? भारत में जो स्टेटस होता है, ठीक जो उसका भारत में जो व्यक्ति का स्टेटस होता है, उसे पावर, उसकी जो शक्ति होती है, उससे ऊपर रखा जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये कथन जो होगा वो गलत हो जाएगा। और ड्यूमो ने भारतीय समाज को क्या कहा था? ये भारतीय जो समाज है वो जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है, ठीक है? ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी इनका एग्जाम में आता है और बाकी का जो कारण आपका दिया गया है ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कथन गलत है, कारण यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। कथन है श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाती है। कारण है संस्कृतिकरण के माध्यम से कोई निम्न जाति केवल अपने स्थानीय परिस्थिति में पदमूलक परिवर्तन का दावा करती है जबकि संपूर्ण जाति संरचना वैसी बनी रहती है। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लास में बताया गया है। कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है? संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। ये उन्होंने क्या कहा था? ये संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, पद में परिवर्तन की बात करती है, पोजिशनल चेंज की बात करती है। तो कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा और देखिए जो कारण है वो पूरा सही है, यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूड ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज में असमानता अपरिहार्य है और आवश्यक है। कारण क्या कह रहा है? समाज को यह सुनिश्चित करना होता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य और कुशल व्यक्ति ही आसीन हो, जिसके लिए उन्हें अधिक पुरस्कार यानी कि पुरस्कार और प्रतिष्ठा देना आवश्यक होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का आपका जो सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत है प्रकार्यात्मक वो दिया था। ठीक है, इनका मानना था कि समाज में जो असमानता होती है वो अपरिहार्य और ज़रूरी है। समाज को यह सुनिश्चित करना होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उन पर जो योग्य सबसे योग्य व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, वो ही उन्हें उन पदों को प्राप्त करे, जिसके लिए उन्हें अधिक पुरस्कार देना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये कथन और जो कारण है दोनों ही सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। और इनके इस प्रकार्यात्मक सिद्धांत की जो आलोचना है वो किसके द्वारा की गई थी? ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का जो किंग्सले डेविस एल्विन मूर के द्वारा प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया गया है उसकी आलोचना किसने की है? तो ये याद रखेंगे किसने की है? ट्यूमेन ने की है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए पुस्तकें दी गई हैं, बताएं देखकर सही क्या होगा। द प्लेटफॉर्म सोसाइटी है, द एज ऑफ द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म है, इलिट्स एंड इम्प्यूनिटी है, रिफ्रेमिंग इंडियन सोशियोलॉजी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द प्लेटफॉर्म सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? जोन्स वैन डिस्क की हो जाएगी। यहाँ पर ए का सेकेंड हो जाएगा। इसके अलावा द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म ये हो जाएगी शाशाना जोबोफ की। ठीक है, शाशाना जोबोफ की हो जाएगी। एलिट्स एंड इम्प्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आंद्रे बेते की। और वहीं पर रिफ्रेमिंग इंडियन सोशियोलॉजी ये योगेश अटल की हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रेमिंग इंडियन सोशियोलॉजी योगेश अटल की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है जिसका नवीनतम संस्करण हाल ही में चर्चा में रहा? जॉर्ज रिट्जर, मैनुअल कैसल्स, बोमेन, डेविड हार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जानते हैं किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? रिट्जर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बोर्डियो, यहाँ पर देखिए बोर्डियो की पुस्तकें दी गई हैं, उन्हें उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन की, तो ये आपकी पुस्तक कब आती है? 1979 में आती है। आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी आती है 1972 में। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ये आपकी कब आती है? 1980 में। ठीक है, कब आती है? 1980 में आती है। और इसके अलावा होमो एकेडमिक्स, ठीक है, ये आपकी कब पुस्तक आती है? 1984 में आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1984 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ये यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, इसे बताएं सही क्या होगा? कास्ट मैटर्स, जी किसकी हो जाएगी? कास्ट मैटर्स किसकी हो जाएगी? सूरज येंगड़े की हो जाएगी। द दलित्स एंड द स्टेट, ठीक है, द दलित्स एंड द स्टेट की अगर हम बात करें ये घनश्याम शाह की हो जाएगी। सिंग लाइक अ फेमिनिस्ट ये निवेदिता मेनन की हो जाएगी। और इसके अलावा परसिस्टेंस असमानताएं ये सतीश देशपांडे की हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी महाग्रंथ के लेखक कौन है जिसका संपादन उनकी मृत्यु के बाद हुआ?
देखिए पूछा जा रहा है ये पुस्तक किसकी है और इसका संपादन उनकी मृत्यु के बाद हुआ है, बताएं। यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये किसकी 1922 में आती है, मैक्स वेबर की। ठीक है, मैक्स वेबर की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मृत्यु के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एंथोनी गिडेंस द्वारा नहीं लिखी गई है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी है, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी है। यहाँ पर बताएं कौन सी पुस्तक इनके द्वारा गिडेंस के द्वारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पर ए बी सी सही है। ठीक है, ए बी सी सही है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी ये इनकी नहीं है। ठीक है, ये डेविड हार्वे की पुस्तक है, डेविड हार्वे की ये पुस्तक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करिए और यहाँ पर देखिए पुस्तकें ही दी गई हैं। द फेमिनिन मिस्टिक किसकी हो जाएगी, बैटरी फ्रेरन की हो जाएगी। ऑप्शन ए का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। जेंडर ट्रबल की बात करें, जुथित बटलर की ये पुस्तक है। राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, ये शर्मिला रेगे की हो जाएगी। इन आ डिफरेंट वॉइस, ये कैरल गिलिगन की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिक्विड टाइम्स, ठीक है, देखिए इवापोरेटिंग कोर और लिक्विड टाइम्स जैसी चर्चित अवधारणात्मक पुस्तकें किसने लिखी है। उल्ड्रिच बेक, बोमैन, एंथोनी गिडेंस, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड मॉडर्निटी। याद आ रहा है कुछ, किसका था, किसने बात की थी, बोमेन ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर्यावरण समाजशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर की लेखिका कौन है। ऑप्शंस देख लीजिए, वंदना शिवा, करोलिन मर्चेंट, मारिया मीज, गेल ओम्वेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं। द डेथ ऑफ नेचर, विमेन इक्वालिटी एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये किसकी हो जाएगी, करोलिन मर्चेंट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया और द न्यू पिजन मूवमेंट से जुड़ी समकालीन पुस्तकें लिखने वाले भारतीय समाजशास्त्री कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, डीएन धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, उत्सव पटनायक, सुखदेव थोराट, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएन धनाग्रे। विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री युग्म नव किसान आंदोलनों की विशेषताओं, बाजार उन्मुक्ता और गैर राजनीतिक दल जुड़ाव की एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री युग्म नव किसान आंदोलनों की विशेषताओं, बाजार उन्मुक्ता, गैर राजनीतिक दल जुड़ाव का सही विश्लेषण करता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ए आर देसाई और राधा कमल मुखर्जी, गेल ओम्बेट और डीएन धनाग्रे, जीएस घुरिये और एन के बोस, एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे यहाँ पर विकल्प हैं। यहाँ पर गेल ओम्बेट और डीएन धनाग्रे होगा। ठीक है, गेल ओम्बेट और डीएन धनाग्रे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत को भारत में दलित और पिछड़े वर्गों के आंदोलन पर लागू करने वाले प्रमुख समाजशास्त्री कौन हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, एम एस ए राव, योगेंद्र सिंह, टीके उमेन, घनश्याम शाह, बताएं।
सॉरी, घशयामक शाह है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएसए राव, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमएसए राव ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन का अध्ययन सापेक्षिक वंचना और सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत पर किया था। उसके आधार पर इन्होंने किया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आंदोलन दिए गए हैं, जनजातीय आंदोलन है। देखकर बताएं इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर देखिए, संथाल के अगर आंदोलन की बात करते हैं तो ये राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड और बिहार से जुड़ जाएगा। मुंडा उलगुलान की बात करते हैं तो ये झारखंड के रांची और खूंटी से संबंधित हो जाएगा। चोंगा आंदोलन छत्तीसगढ़ के बस्तर और नागा आंदोलन असम नागालैंड से जुड़ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कमजोर वर्गों विशेष रूप से एससी एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन से सीधे तौर पर संबंधित है? अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं 45, 46, 330, 16 डी यहाँ पर दिए गए हैं, बताएं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुच्छेद 46 हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं और इससे मिलान करें, उससे संबंधित प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 15 डी या 15(4) अगर इसकी बात करें तो इसमें प्रावधान किससे संबंधित किया गया है? क्या दिया गया है? जो ओबीसी हैं, ठीक है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ओबीसी हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है 15(4) में। वहीं पर 16(4) की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 23 अनुच्छेद में बात करें तो मानव तस्करी और जबरन जो श्रम होता है, जिसे हम बेगार कहते हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, प्रतिबंध किया गया है इस पर। वहीं पर अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में रोजगार पर रोक लगाई गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।